हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर ऑनलाइन सेशन। मैं आपका होस्ट एडवोकेट सीपी शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 को। जैसा कि नाम से ही मालूम होता है कि इसमें राजस्थान वर्ड है, तो राजस्थान वर्ड का मतलब है बेसिकली ये जो है केवल और केवल राजस्थान में अप्लाई है, और इसीलिए इसको लोकल लॉ भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोकल अथॉरिटी काम करती है। ये राजस्थान के म्यूनसिपलिटी एरियाज़ में और राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में अप्लाई होता है। अगर इसे राजस्थान के विलेजेस में अप्लाई कराना हो तो इसे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा गजेटेड नोटिफिकेशन को जारी करके अप्लाई कराया जा सकता है। अब कुछ की पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट इन्फोर्स हुआ है 1 अप्रैल 2003 को, और हमने देखा था कि सीआरपीसी जो है वो भी 1 अप्रैल को इन्फोर्स हुआ, लेकिन उसका ईयर था 1973। इस एक्ट में हम पढ़ते हैं चैप्टर टोटल दिए गए हैं 7 और टोटल सेक्शंस है इसमें 32। इसमें स्केड्यूल्स पहले 3 थे, लेकिन अब अमेंडमेंट के बाद में इसमें 4 स्केड्यूल्स हो गए हैं। अब रेंट का क्या मतलब होता है, ज़रा उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसे समझने के लिए हम एक ड्राइंग का डिस्कस करते हैं। मान लिया कि एक मकान है, लैंड है। मान लेते हैं कि एक मकान है और इस मकान में के इस हिस्से में जो व्यक्ति रहता है उसे अपन बोलते हैं लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड को हम एल से लिख देते हैं। अब लैंडलॉर्ड का यानी कि इस मकान मालिक का ये कोई भाग है मकान का जो कि खाली है। अब लैंडलॉर्ड सोचता है कि क्यों ना ऐसा करें, इस मकान से कुछ इनकम लें, तो उस मकान के उस हिस्से को वो किराए के लिए देने के लिए टू लेट का बोर्ड लगा देता है, जैसा अक्सर हम सभी करते हैं। टू लेट का बोर्ड लगाते ही वहाँ पर इंक्वायरी आनी शुरू होती है। तो लैंडलॉर्ड क्या करता है, एक सुटेबल व्यक्ति को देखकर अपने मकान का वो हिस्सा किराए पर दे देता है, और जिस व्यक्ति को वो किराए पर देगा उसे कहेंगे टीनेंट यानी कि टी। अब लैंडलॉर्ड और टीनेंट आपस में मिलकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा एक किराया तय कर लेते हैं। अब जो उन्होंने किराया तय किया उस किराए को लेके वो एक प्रकार का एग्रीमेंट करते हैं, और उस एग्रीमेंट को हम कहते हैं रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट हमेशा रेंट अथॉरिटी में रजिस्टर्ड होता है। रेंट अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं सेक्शन 22 के ए सब सेक्शन में। रेंट अथॉरिटी हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है और ये हमेशा एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। रेंट अथॉरिटी कभी भी जुडिशरी बॉडी नहीं होती। यहाँ पर आरएएस है जो कि रेंट एग्रीमेंट के काम को देखते हैं। डिस्प्यूट के लिए अगर मान लेते हैं किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट हो जाता है टीनेंट एंड लैंडलॉर्ड के बीच में, तो किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट के लिए जो पिटीशन फाइल होगी वो पिटीशन फाइल होती है ट्रिब्यूनल्स में। पहले यहाँ पर दिए, और यहाँ पर 2 प्रकार के ट्रिब्यूनल्स हैं। एक है अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल और दूसरा है यहाँ पर रेंट ट्रिब्यूनल। अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल को तो हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 19 में, और रेंट ट्रिब्यूनल को हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 13 में। अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं, रेंट ट्रिब्यूनल में पिटीशन फाइल हो सकती है। ये दोनों ही जुडिशियल बॉडी हैं, क्योंकि यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट बैठते हैं। तो यहाँ हमने समझा राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के कुछ बेसिक प्रोविजंस को। आइए आगे हम इसके बेयर एक्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल। तो इसको टाइटल दिया गया है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001। इसका एक्सटेंशन राजस्थान के लोकल म्यूनसिपलिटी एरियाज़ में और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में है, और इसका कमेंसमेंट राजस्थान के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा गजेटेड नोटिफिकेशन को जारी करके लोकल विलेजेस में किया जा सकता है। सेक्शन 2 में है डेफिनेशंस, और यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस भी हैं।
अरे डेफिनेशंस भी तो इम्पॉर्टेंट हैं। तो सेक्शन 2 के में हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस में, और सबसे पहली है एमिनिटीज़। अब एमिनिटीज़ का मतलब है यहाँ पर सुख सुविधाएं। तो ऐसी कौन कौन सी सुख सुविधाएं हैं जो लैंडलॉर्ड टीनेंट को देगा? टीनेंट को मिलने वाली एमिनिटीज़ हैं वाटर फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज़, केबल, टेलीफोन, नेटवर्क फैसिलिटीज़, उसके अलावा स्टेयर फैसिलिटीज़। ये सभी फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ में काउंट होती हैं। सेक्शन 2 के बी में हम पढ़ते हैं अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल को, और अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल को हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 19 में। इसका काम होता है अपील कराना। यहाँ पर किसी भी प्रकार के रेंट से संबंधित डिस्प्यूट की अपील की जा सकती है। सेक्शन 2 के सी में हम पढ़ेंगे लैंडलॉर्ड को। लैंडलॉर्ड वह व्यक्ति होता है जो मकान के बदले में रेंट लेता है, जो अपना मकान किसी टीनेंट को किराए पर देगा। अब अगर लैंडलॉर्ड नहीं है या लैंडलॉर्ड की डेथ हो जाती है, तो उसकी एब्सेंस में या डेथ होने पर लैंडलॉर्ड के जो उत्तराधिकारी हैं, उसकी स्पाउस, फादर, मदर, सन, डॉटर, अगर वो रेंट ले रहे हैं तो वो लैंडलॉर्ड कहलाएंगे। तो जिसको भी रेंट दिया जाएगा वो लैंडलॉर्ड होगा। यहाँ पर हम डी में पढ़ेंगे लीज, और लीज को हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ई में म्युनिसिपैलिटीज़। म्युनिसिपैलिटीज़ को हम पढ़ते हैं राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट 2009 में। एफ में हम पढ़ेंगे प्रीमाइसेस को। अब यहाँ पर प्रीमाइसेस में क्या क्या काउंट होता है? प्रीमाइसेस में सबसे पहले तो देखिए कि क्या ऐसा एरिया है जिसे प्रीमाइसेस में काउंट नहीं कर सकते, जिसके बदले रेंट नहीं लिया जा सकता, जैसे फार्म हाउस या एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड या फार्म हाउस को प्रीमाइसेस में काउंट नहीं करते। उसके अलावा जैसे धर्मशाला है, धर्मशाला भी इसमें नहीं आती। कोई भी सराय है, हॉस्टल है, जी हाँ हॉस्टल भी प्रीमाइसेस में काउंट नहीं होता। अगर मकान का कोई रूफ है, छत है, तो छत भी प्रीमाइसेस में काउंट नहीं होती। तो प्रीमाइसेस में हम पढ़ते हैं जैसे कोई भी गार्डन है तो गार्डन प्रीमाइसेस में आ सकता है, मकान का आगे का हिस्सा है वो प्रीमाइसेस में आ सकता है, या कोई भी कमर्शियल या बिजनेस पर्पस के लिए जो भी एरिया दिया गया है वो एरिया प्रीमाइसेस में काउंट हो सकता है। अब एफ के ए सेक्शन में हम पढ़ते हैं रेंट अथॉरिटी, और रेंट अथॉरिटी को हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 22 के ए में। रेंट अथॉरिटी में ऑफिसर्स होते हैं जो कि रेंट एग्रीमेंट का काम देखते हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके जी में रेंट ट्रिब्यूनल, और रेंट ट्रिब्यूनल को हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 13 में। एच में हम पढ़ेंगे सीनियर सिटीजन्स को। सीनियर सिटीजन वह व्यक्ति होता है जिसकी उम्र 65 वर्ष या उससे अधिक है, उसे सीनियर सिटीजन में पढ़ते हैं। सीनियर सिटीजन्स को इमीडिएट पोजीशन लेने का पूरा राइट होता है। अगर वह चाहे तो रेंट ट्रिब्यूनल में रेंट एग्रीमेंट के ख़त्म होने समाप्त होने से 6 महीने पहले पिटीशन फाइल कर सकता है, और रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो सीनियर सिटीजन को पूरा राइट देते हैं कि वो इमीडिएट पोजीशन ले ले। आई में हम पढ़ेंगे टीनेंट्स को। टीनेंट वो व्यक्ति है जो कि मकान के किसी भाग का यूज़ करते हैं और लैंडलॉर्ड को रेंट देते हैं। अगर टीनेंट की डेथ हो जाती है तो टीनेंट के बदले में, तो टीनेंट के बाद जो भी लोग उस मकान का, उस प्रीमाइसेस का यूज़ कर रहे हैं किराएदार के रूप में, तो वो टीनेंट कहलाएंगे, और अगर वो रेंट जो पे करेंगे वो भी टीनेंट होंगे। इसमें टीनेंट की स्पाउस, फादर, मदर, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर कोई भी आ सकता है। एंड जी में हम पढ़ेंगे यहाँ पर ट्रिब्यूनल,
और ट्रिब्यूनल्स में हम लोगों ने पढ़ा दो ट्रिब्यूनल्स हैं, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल और दूसरा हमने पढ़ा रेंट ट्रिब्यूनल। तो ये है आपका सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशंस का। अब हम आगे देखते हैं सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 में है कि चैप्टर 2 और 3 के जो प्रोविज़न्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई होते हैं नहीं होते। तो कौन कौन से ऐसे प्रेमाइसेस हैं जो कि सेक्शन 3 में आएंगे, तो उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब है सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 है रेंट टू बी एज एग्रीड। तो जो भी रेंट एग्री होगा वो लैंडलॉर्ड और टीनेंट की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा तय होता है। ये दोनों आपस में मिलके एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा रेंट को तय करते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो सेक्शन नंबर 5 है आपका पेमेंट एंड रिमिटेंस ऑफ रेंट बाय द टीनेंट। हमेशा जो टीनेंट होगा वो अगले महीने यानी कि जब जिस दिन से वो उस मकान का यूज़ कर रहा है, मकान के किसी भी भाग का यूज़ कर रहा है, तो जिस प्रेमाइसेस का टीनेंट यूज़ कर रहा है उस डेट से लेकर अगले महीने यानी कि नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख तक, अगले महीने की 15 तारीख तक का वो किराया जो है वो उसको पे करेगा लैंडलॉर्ड को, या अगले महीने का भी वो किराया देगा। तो जो वो एक्स्ट्रा 15 दिन का जो किराया दे रहा है उसे सिक्योरिटी अमाउंट कहा जाएगा। और जब लैंडलॉर्ड मकान को डिस्चार्ज करता है या मकान छोड़ता है तो वो अमाउंट रिफंडेबल होगा और लैंडलॉर्ड उस सिक्योरिटी अमाउंट को जो उसने एक्स्ट्रा पे किया है वो टीनेंट को वापस कर देगा। अब पेमेंट किस प्रकार से किया जाएगा, तो टीनेंट जो है वो मकान मालिक को या तो कैश पेमेंट कर सकता है या चेक से पेमेंट कर सकता है या मनी ऑर्डर कर सकता है, पोस्टल पेमेंट जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर लैंडलॉर्ड को अपने बैंक का नाम और अपने अकाउंट नंबर को टीनेंट को देना होगा और मकान मालिक बाय पोस्ट या किसी भी थ्रू जो है वो टीनेंट को अपने अकाउंट नंबर या लोकल बैंक जो है उसके बारे में उसकी डिटेल्स जो है वो टीनेंट को देगा, जिससे टीनेंट जो है वहाँ पर जाकर अमाउंट यानी कि रेंट को जो है वो डिपॉजिट करा सके। तो ये हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 5 में। अब आगे हम यहाँ पे देखेंगे चैप्टर नंबर 2 है रिवीजन ऑफ रेंट। सेक्शन नंबर 6 कहता है रिवीजन ऑफ रेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग टेनेंसी। यानी कि 1 जनवरी 1950 से पहले या 1 जनवरी 1950 के बाद में जो भी मकान किराए पर दिए गए हैं उन्हें 1 जनवरी 1950 से ही दिया माना जाएगा और यहाँ पर वही रेंट का प्रोविज़न अप्लाई होगा जो 1 जनवरी 1950 से है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि 5% यानी कि 5% जो है वो रेंट रिवाइज़ किया जाएगा एनुअली। 5% रेंट रिवीज़न का प्रोविज़न है एनुअली, यानी कि मकान मालिक हर 1 साल में पूरे 5% जो है वो रेंट को बढ़ा सकता है और ऐसा वो 10 साल तक करेगा। और 10 साल के बाद में जो भी रेंट होगा उसको पूरा मर्ज कर दिया जाएगा, यानी कि जो 5% उसने रेंट बढ़ाया है 10 साल तक का, तो 10 साल तक जो 5% रेंट बढ़ाया गया है उसे मर्ज करके नेक्स्ट जो है ईयर के लिए उस टोटल अमाउंट का 5% जो है वो इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। तो ये है हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 6 में। सेक्शन 7 कहता है रिवीजन ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू टेनेंसीज। सेक्शन 7 में प्रोविज़न है कि टोटल जो 5% रेंट जो इंक्रीज़ किया गया है वो 10 साल तक का है और जो टोटल जो रेंट होगा उसको इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, लेकिन अब 10 साल यानी कि हर 3 साल तक का रेंट एग्रीमेंट होता है। तो 3-3-3 यानी कि 9 ईयर तक के लिए तो 5% रेंट इंक्रीज़ कर दिया, हर 9 साल तक इंक्रीज़ कर दिया। तो जो बाकी 10 साल के बाद में जो टोटल 5% के बाद का जो रेंट होगा वो वॉइड हो जाएगा, यानी कि केवल 5% जो रेंट इंक्रीज़ हुआ है वही काउंट होगा और 5% के अलावा जो भी एक्स्ट्रा रेंट होगा
वो वॉइड हो जाएगा, यानी कि वो रेंट जो है वो टीनेंट लैंडलॉर्ड को नहीं देगा। ये प्रोविज़न हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 7 में। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन नंबर 8 कहता है लिमिटेड पीरियड ऑफ टेनेंसी। तो लिमिटेड पीरियड ऑफ टेनेंसी का मतलब होता है कि जो रेंट एग्रीमेंट होता है, रेंट एग्रीमेंट जो है वो केवल और केवल 3 इयर्स के लिए ही होता है। अब 3 साल के बाद में रेंट एग्रीमेंट को अगर रीन्यू कराना होगा तो रीन्यू कराने के लिए जाएंगे रेंट ट्रिब्यूनल में, और रेंट ट्रिब्यूनल में टीनेंट और लैंडलॉर्ड आपस में जॉइंट पिटीशन फाइल करते हैं, और जॉइंट पिटीशन को फाइल करके वो जो है रेंट के एग्रीमेंट को रिवाइज करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, पिटीशन दे सकते हैं। यहाँ पर अगर रेंट ट्रिब्यूनल चाहे तो वहाँ पर उन्हें ग्रांट कर सकता है, परमिशन दे सकता है, और जो रेंट ट्रिब्यूनल जो उन्हें ग्रांट करेगा तो उस आधार पर वो जो है आगे के 3 साल के लिए उसे रिवाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब वो 3 साल के पीरियड में मैच्योर हो जाएगा तो उससे पहले 6 महीने पहले उन्हें जाके पिटीशन फाइल करना होगा। ये प्रोविज़न है सेक्शन नंबर 8 में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 9, एविक्शन ऑफ टेनेंट। एविक्शन का मतलब है किराएदार को बेदखल करना। तो ऐसे कौन कौन से रीज़न हैं जहां पर मकान मालिक किराएदार को बेदखल कर सकता है। सबसे पहले हम देखें कि अगर किसी भी किराएदार ने 4 महीने से किराया नहीं दिया है, तो 4 महीने या उससे ज़्यादा के समय से अगर किराया नहीं दे रहा है तो लैंडलॉर्ड या मकान यानी कि मकान मालिक को पूरा अधिकार है कि वो अपना मकान जो है वो जो उसने किराए पे दिया उसे खाली करा दे। तो इसके लिए वो रेंट ट्रिब्यूनल में जाएगा और पिटीशन फाइल करेगा। लेकिन यदि यहाँ पर टीनेंट को एक ग्राउंड दिया गया है, अगर टीनेंट रेंट ट्रिब्यूनल में जाकर कहता है कि साहब मुझे तो पता ही नहीं था, इन्होंने मुझे ये यहाँ नहीं रहते, यानी कि टीनेंट कहता है कि लैंडलॉर्ड के लिए कि लैंडलॉर्ड तो यहाँ नहीं रहते, तो मुझे यहाँ पर उनका बैंक अकाउंट भी नहीं पता, उन्होंने मुझे ना तो बैंक अकाउंट दिया ना ही मुझे अपने बैंक के बारे में बताया, तो मैं बैंक में जाकर पैसे कहाँ जमा कराऊँ। तो उस कंडीशन में रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो जजमेंट देगा टीनेंट के फेवर में। तो यहाँ पर क्या होगा कि किसी भी लैंडलॉर्ड को पोस्टल के द्वारा बाय पोस्ट बाय कुरियर किसी भी तरीके से टीनेंट को अपने बैंक अकाउंट के बारे में या फिर अपना जो अकाउंट नंबर है उसकी डिटेल्स जो है वो देनी होगी, जिससे कि टीनेंट जो है वहाँ पर जाकर किराया जो है वो जमा करा सके। ये रिलीफ जो है वो दी गई है टीनेंट को। लेकिन मकान मालिक को पूरा राइट है खाली कराने का अपना मकान। उसके 9 ग्राउंड दिए गए हैं, जैसे अगर टीनेंट किसी प्रकार का न्यूसेंस क्रिएट करता है तो वो खाली करा सकता है। एक व्यक्ति को मकान दिया गया है लेकिन 9 लोग रह रहे हैं तो भी खाली करा सकता है। यदि मकान दिया गया है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए लेकिन उसका प्रयोग कमर्शियल के लिए हो रहा है, बिजनेस पर्पस के लिए टीनेंट यूज़ कर रहा है, तो वो खाली करा सकता है। या फिर टीनेंट को मकान दिया लेकिन टीनेंट किसी और व्यक्ति को अपने मकान में ठहराता है और उससे किराया ले रहा है तो भी खाली कराया जा सकता है। तो इस प्रकार से बहुत से प्रोविज़न दिए गए हैं जिससे कि मकान जो है उसे बेदखल कराया जा सकता है टीनेंट को। तो ये है सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 10 कहता है राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड, यानी कि लैंडलॉर्ड को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। तो यदि लैंडलॉर्ड को लगता है कि किसी भी टीनेंट को मकान खाली कराया जाना चाहिए तो यहाँ पर लैंडलॉर्ड जाएगा रेंट ट्रिब्यूनल में, और रेंट ट्रिब्यूनल में जाकर पिटीशन फाइल करेगा। तो जो पिटीशन फाइल करेगा वो पिटीशन फाइल करेगा लैंडलॉर्ड, और यहाँ पर नोटिस किसको भेजा जाएगा, नोटिस भेजा जाएगा टीनेंट को। तो यहाँ पर कौन कौन से ग्राउंड हैं। अगर लैंडलॉर्ड चाहे तो लैंडलॉर्ड अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, आर्मी का रिटायर्ड पर्सन है जिसको नौकरी से डिस्चार्ज कर दिया गया या रिटायरमेंट हो गया, तो ऐसा व्यक्ति जो है इमीडिएट पोजीशन ले सकता है। या फिर अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिसकी एज 65 से ज़्यादा है
तो ऐसा व्यक्ति भी इमीडिएट पोजीशन ले सकता है। यदि मान लीजिए किसी लैंडलॉर्ड ने जिसने मकान टेनेंट को दिया किराए पर, अगर वो लैंडलॉर्ड मर जाए तो उसके मरने के बाद में उसके स्पाउस या उसके सन डॉटर वो भी जो है इमीडिएटली पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जिस व्यक्ति ने किराए पर मकान दिया, अगर वो व्यक्ति कहीं चला जाता है तो मकान मालिक यानी कि बाकी के लोग ये कह सकते हैं कि साहब हमको तो मालूम ही नहीं था, जिन्होंने आपको मकान किराए पर दिया हम उसके बारे में नहीं जानते। तो यहाँ पर वो भी क्या कर सकते हैं, इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोविज़न दिए गए हैं राइट टू लैंडलॉर्ड में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें चैप्टर नंबर 4 है रिस्टोरेशन ऑफ पोजीशन ऑफ इलीगली इविक्टेड टेनेंट। अब अगर मान लीजिए कि मकान जो है टेनेंट को दिया, लेकिन टेनेंट कहता है कि साहब मुझे तो पूरा अधिकार है इस मकान में रहने का और मकान मालिक मुझे ज़बरदस्ती इस मकान से बेदखल कर रहे हैं, तो मेरी सुनवाई की जाए। उस कंडीशन में जो टेनेंट होगा वो रेंट ट्रिब्यूनल में जाएगा और रेंट ट्रिब्यूनल में पिटीशन फाइल करेगा। उस कंडीशन में यदि टेनेंट रिलीफ चाहता है और वो रिस्टोरेशन चाहता है पोजीशन का, तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो पिटीशन फाइल की जाएगी यानी कि जो पिटिशनर होगा वो तो टेनेंट होगा और नोटिस किसको दिया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा लैंडलॉर्ड को। तो ये हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 11 में। अगर मान लीजिए रेंट ट्रिब्यूनल को लगता है कि वास्तव में टेनेंट के साथ अन्याय हुआ है तो वो इमीडिएटली लैंडलॉर्ड को नोटिस भिजवा सकते हैं और यहाँ पर उसे पूरा राइट दिया गया है रिस्टोरेशन ऑफ पोजीशन का, और उसके लिए ग्राउंड दिया गया है कि अगर इलीगल डिस्पोज किया जा रहा है, अगर टेनेंट को इलीगल तरीके से उसके मकान से यानी कि जिस मकान का वो रेंट दे रहा है उससे ज़बरदस्ती खाली करवाया जा रहा है, तो उस कंडीशन में टेनेंट के फेवर में पिटीशन फाइल होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 12 कहता है प्रोसीजर फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन, यानी कि क्या प्रोसीजर है। देखिए इस जैसे कि हमने अभी समझा कि पिटीशन कौन फाइल करेगा, टेनेंट फाइल करेगा। अब टेनेंट ने क्या किया, टेनेंट ने पिटीशन फाइल की और पिटीशन फाइल वो करता है कहाँ पे फाइल करेगा पिटीशन, रेंट ट्रिब्यूनल में। और रेंट ट्रिब्यूनल में जब वो पिटीशन फाइल करेगा तो यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट और कुछ बॉन्ड वगैरह जो है, एग्रीमेंट जो है वो यहाँ पर उसके साथ में अटैच करेगा। तो रेंट ट्रिब्यूनल क्या करेगा, रेंट ट्रिब्यूनल उसके पिटीशन फाइल करने के अंदर अंदर 21 दिन के अंदर अंदर यानी कि 21 डेज़ के अंदर अंदर नोटिस भिजवाएगा। किसे, नोटिस भिजवाएगा लैंडलॉर्ड को। अब लैंडलॉर्ड क्या करेगा, उस कंडीशन में लैंडलॉर्ड रिप्लाई देगा और ये जो है रिप्लाई देगा उस नोटिस का 10 डेज़ के अंदर अंदर, यानी कि 10 डेज़ के अंदर अंदर लैंडलॉर्ड को उस नोटिस का रिप्लाई देना पड़ेगा। अब यहाँ पर लैंडलॉर्ड ने रिप्लाई जो दिया है वो किसको रिप्लाई देगा, लैंडलॉर्ड जो है वो रिप्लाई देगा या तो रेंट ट्रिब्यूनल में या फिर वो रिप्लाई दे सकता है यहाँ पर सिविल कोर्ट में। तो सिविल कोर्ट में या रेंट ट्रिब्यूनल में उसने रिप्लाई दिया। अब यहाँ पर क्या होता है कि रिजॉइंडर प्रेजेंट किया जाता है। अब रिजॉइंडर हमेशा कौन देगा, पिटिशनर देगा। कौन देगा, पिटिशनर देगा। पिटिशनर यहाँ पर कौन है, पिटिशनर यहाँ पे टेनेंट है। रिजॉइंडर हमेशा 7 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो दिया जाएगा। इस रिजॉइंडर की एक कॉपी जो है, इस रिजॉइंडर की एक कॉपी जो है वो मकान मालिक यानी कि लैंडलॉर्ड को दी जाएगी और जो सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी भी दी जाएगी मकान मालिक को। अब इसके रिजॉइंडर के प्रेजेंट करने के बाद में जो रेंट ट्रिब्यूनल है वो रेंट ट्रिब्यूनल 15 दिन के अंदर अंदर यानी कि 15 डेज़ के अंदर अंदर हियरिंग की डेट को डिसाइड करेगा और जो पिटीशन फाइल की गई है टेनेंट के द्वारा उस पर हियरिंग की जाएगी और उसके लिए डेट फिक्स कर देगा रेंट ट्रिब्यूनल। और इस प्रकार की जो पिटीशन है उसको डिस्पोज कर दिया जाएगा 90 डेज़ के अंदर अंदर, यानी कि जो पिटीशन टेनेंट ने फाइल की है
उस पिटीशन का डिस्पोजल 90 डेज में कर दिया जाएगा रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा। और यहाँ पर पोजीशन को दोबारा से यानी कि रिस्टोर के लिए राइट दे दिए जाएंगे टीनेंट को। अगर रेंट ट्रिब्यूनल को लगता है कि कुछ कंपनसेशन भी टीनेंट को मिलना चाहिए तो वो लैंडलॉर्ड को नोटिस यानी कि ऑर्डर भी दे सकती है कि वो टीनेंट को कंपनसेशन दे, क्योंकि यहाँ पर उसको नुकसान हुआ है और इमीडिएटली उसको रिस्टोरेशन ऑफ पोजीशन का राइट मिल सकता है। तो ये हम लोगों ने समझा सेक्शन नंबर 12। आई होप यू एंजॉय वेरी वेल। एंड ये हम लोगों ने पढ़ा राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001। आई होप आपने इसे एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच।